दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों टारगेट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 36 को कंप्लीट करेंगे। आपको पता होगा हम लोग जीके और जीएस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं टारगेट सीरीज के अंतर्गत, और ये जीके और जीएस के क्वेश्चंस जो हैं हमने दिल्ली पुलिस एग्जाम, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयार किए हैं। साथ में इंक्लूड रहते हैं हमारे करंट अफेयर से प्रश्न भी। आपको वीडियो के स्टार्टिंग में 3 से 4 प्रश्न करंट अफेयर से देखने को मिल जाएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 36 को। बट अभी तक आपने जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। ठीक है जी, चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 36 का पहला प्रश्न पढ़िए। आप देखिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप क्वेश्चन पे ही वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं मनोज कोहली, आदर्श कुमार गोयल, या पंकज त्रिपाठी, या फिर प्रकाश श्रीवास्तव। देखिए, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। प्रकाश श्रीवास्तव को हाल ही में एनजीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इन्होंने स्थान लिया है आदर्श कुमार गोयल का। ध्यान रखना, एनजीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है प्रकाश श्रीवास्तव को, आदर्श कुमार गोयल के स्थान पर ये आए हैं। ठीक है, प्रकाश श्रीवास्तव जो है कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, इनको भी ध्यान रखना। देखिए, एनजीटी के बारे में चर्चा कर लेते हैं अब हम। एनजीटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना होती है वर्ष 2010 में एनजीटी एक्ट 2010 के अनुसार। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों को तेजी से निपटारा करना होता है ताकि न्यायालय के बोझ को कम किया जा सके। ठीक है, न्यायालय के बोझ को कम किया जा सके। इसका एक मुख्यालय नई दिल्ली में है, हेडक्वार्टर्स इसका नई दिल्ली में है, और 4 क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय भी हैं जो कि हैं भोपाल में, पुणे में, कोलकाता में और चेन्नई में। ठीक है, याद रखना एनजीटी के नए अध्यक्ष अब हैं प्रकाश श्रीवास्तव। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, चलिए मैं ही जवाब दूंगा उसका, कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर पता है तो, और नहीं पता है तब भी बता सकते हो, वो मैं बता दूंगा आपको, कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल से शक्तियां प्राप्त करता है, इसको पावर कहां से मिलती है। देखिए, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल नंबर 30, आर्टिकल नंबर जो है 21 यानी 21, आर्टिकल नंबर 21 से यहाँ पावर मिलती है इसको, एनजीटी को। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 में है क्या, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में किस राज्य में ओणम त्योहार मनाया गया है? आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न है, आपके भी एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न एटलीस्ट 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ओणम त्योहार के बारे में पूछा गया है, यह किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं केरल, असम, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका। देखिए, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, केरला में सेलिब्रेट किया जाता है ओणम त्योहार। ठीक है, और केरल में ही हाल फिलहाल में नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन भी हुआ था। आपको याद हो, केरल में एक बहुत ही फेमस झील है जिसका नाम है वेमनाड झील, भारत की सबसे लंबी झील है वो। उसी झील में अलप्पुझा के पास में नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन होता है केरल के अंदर। ठीक है, और केरल में ही ओणम त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। ओणम त्योहार में ऐसा होता है कि जो घर परिवार की महिलाएं होती हैं वो रंगोली बनाकर इस त्योहार को सेलिब्रेट करती हैं। ठीक है, देखिए हमने इधर स्टेट लिखे हैं और उन स्टेट के जो प्रमुख त्योहार हैं वो इधर लिखे हैं। जैसे तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है पोंगल, और जो है जल्लीकट्टू, एक ही बात है। बिहू त्योहार मनाया जाता है असम में, गुड़ी पड़वा त्योहार महाराष्ट्र में, लोसांग त्योहार सिक्किम में, ओणम त्योहार केरल में, पुष्कर मेला जिसे हाथी मेला भी कहते हैं वो राजस्थान में मनाया जाता है, और बोनालू त्योहार जो होता है वो हैदराबाद में और स्पेशली तेलंगाना में। सूरजकुंड मेला जो है फरीदाबाद में यानी हरियाणा में। ठीक है जी, इनको याद रखना, ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए, तीसरा प्रश्न है, आपको बताना है हाल ही में बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं अमित लोढ़ा, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ या दीपा मलिक। देखिए, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। राहुल द्रविड़ को हाल ही में बीपीसीएल ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, बीपीसीएल का मतलब है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत सरकार की तीसरी सबसे बड़ी एकीकृत तेल शोधन और विपणन करने वाली जो है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, यानी एक सरकारी कंपनी है, और भारत सरकार ने इसे महारत्न का दर्जा प्राप्त कर रखा है। देखिए, ये अक्टूबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार यहाँ पर हैं 11 महारत्न कंपनियां। अब आपका काम ये है कि अगस्त 2023 तक
आपको सर्च करना है नेट से कितनी महारत्न कंपनियां हैं, आप उसको उसमें ऐड कर सकते हो, और नहीं है 11 की 11 है तो आप इसको यहीं पर देख सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिए महारत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं, यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है। ओके, चलिए चौथा प्रश्न है, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? हुमायूं को कौन सी लड़ाई थी जब वो भारत से भागना पड़ा, उसमें पराजित हो गया था? खानवा की लड़ाई, कन्नौज की, पानीपत की, या गोगरा की लड़ाई? देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, कन्नौज की लड़ाई। और कन्नौज की लड़ाई होती है 1540 में। कन्नौज की लड़ाई में एक तरफ हुमायूं था और दूसरी तरफ शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी इस लड़ाई में विजित होता है और जबकि हुमायूं इस लड़ाई में पराजित हो जाता है। ठीक है, और हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ता है। 15 वर्षों तक घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करने के बाद फिर से वह भारत में आता है और 1555 में सरहिंद के युद्ध में उसने सिकंदर सूर कौन था? सिकंदर सूर शेर शाह सूरी का ही उत्तराधिकारी था। ठीक है, उसको हुमायूं ने पराजित किया 1555 में और फिर से वह भारत की गद्दी पर यानी दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। लेकिन वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहा और 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर उसके बाद 14 वर्षीय अकबर गद्दी पर बैठता है। ठीक है, बैरम खां के संरक्षण में। चलिए 1556 में एक और युद्ध हुआ था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि 1556 में वो फेमस युद्ध कौन सा था जिसमें अकबर और डैश हेमू के बीच लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। अकबर का संरक्षण था वो बैरम खान। ठीक है, चलिए कौन सा युद्ध था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दीजिए। पांचवा प्रश्न है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? आपके ऑप्शंस हैं सोन नदी, रिहंद नदी, बेतवा नदी, या फिर माही नदी। देखिए हमारे इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी है। माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए माही नदी नदी के दर्शन कर लेते हैं। अब आप देखोगे ये गुजरात है। ठीक है, और यहीं पर है खंबात की खाड़ी, और इसी खंबात की खाड़ी में इस तरीके से ये बनी हुई है नदी। ठीक है, अभी मैं अपना मार्क हटा रहा हूं, आप देखिए इस तरीके से ये जो रिवर है यही है माही रिवर। ठीक है, लिखा भी है, और इस तरीके से, एक सेकेंड, इस तरीके से जा रही है कर्क रेखा। एक सेकेंड रुक जाइए। इस तरीके से जाती है भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और यह गुजरात की माही रिवर जो है, यानी ये वाली जो रिवर है, इसको 2 बार काटती है। आप देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से 2 बार ये नदी कर्क रेखा को काटती है। चलिए अब मैं उन स्टेट्स के नाम बोल रहा हूं जो कर्क रेखा से होकर, जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, सबसे पहला स्टेट आप लिखिए गुजरात। ठीक, सबसे पहला स्टेट गुजरात है, फिर राजस्थान लिखिए आप, फिर मध्य प्रदेश लिखिए आप। ठीक है, और फिर हो गया छत्तीसगढ़ लिखिए आप, फिर झारखंड लिखिए, फिर लिखिए पश्चिम बंगाल। ठीक, कितने हो गए? 6 हो गए। और कौन से बचे? त्रिपुरा और मिजोरम, इनको भी आप ध्यान रखिए। ठीक, मैं फिर से बोल रहा हूं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इनको याद रखिए आप, जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है, और माही रिवर कर्क रेखा को 2 बार काटती है। निम्नलिखित में से वे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? केवल भारतीय नागरिकों को। ऑप्शन आप पढ़िए खुद से और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी वाला। आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30, ये ऐसे आर्टिकल्स हैं, मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अब क्या लिखा है इन आर्टिकल्स में, हम देख लेते हैं इधर। देखिए आर्टिकल नंबर 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर ये विभेद करने से रोकता है। यानी कोई व्यक्ति है, कोई नागरिक है या सरकार है, जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर आपसे आपके साथ विभेद नहीं कर सकती, भेदभाव नहीं कर सकती है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 16 में बोला गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता। जितने भी लोक नियोजन से संबंधित होंगे, जैसे कि मान लीजिए अब यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो आप, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी आपके साथ भेदभाव करती है कि आप किसी जाति या धर्म से हो, स्पेशल जाति से हो तो आप एग्जाम नहीं दे सकते, या स्पेशल धर्म से हो आप नहीं दे सकते या दे सकते हो। नहीं, सबके लिए है वो चीज। यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता, सबके लिए समान है अवसर। वहां पर कोई भी भारतीय नागरिक है वो वहां पर फॉर्म डाल सकता है, एग्जाम दे सकता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19, इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित जो है दी गई है। इसके अंदर भी आर्टिकल नंबर 19 के अंदर भी 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। जैसे आप देखोगे कि सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, इसमें संघ बनाने की भी स्वतंत्रता है। इस तरह से स्वतंत्रताएं दे रखी हैं, जैसे घूमने फिरने की स्वतंत्रता होगी, कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता होगी। इस तरीके से 6 मूल जो है स्वतंत्रताएं दे रखी हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद संख्या 29 इसमें अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल नंबर 30 में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार देता है। ये जो मदरसे खोल रखे हैं ना मुसलमानों ने, ये आर्टिकल नंबर 30 का ही ये वो है, विस्तार है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 30 में कोई भी धर्म अपने प्रसार के लिए शिक्षण संस्थानों को खोल सकता है। ठीक। 7वां प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, आपको अगर पता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं तो आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए और विश्व हिंदी दिवस का जवाब मैं आपको वीडियो में देता हूं। ठीक है, देखिए विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक, कब? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और ये कब से स्टार्ट हुआ है? विश्व हिंदी दिवस को वर्ष 2006 से इसको रेगुलर मनाया जा रहा है। ठीक है, देखिए जब 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में पहली बार हिंदी की भाषा बोली गई थी, उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए वर्ष 2006 से 10 जनवरी को हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए 8वां प्रश्न है, पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को डैश कहा जाता है। आपको इस खाली स्थान को भरना है, आपको बताना है वह संवहनी ऊतक कौन से हैं जो पौधों की जड़ों से पानी और पोषक तत्वों को ले जाकर पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं फ्लोएम, कोलेनकाइमा, जाइलम या फिर स्क्लेरेनकाइमा। देखिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। जाइलम एक ऐसा संवहनी ऊतक है जो पौधों की जड़ों से लेकर पानी को और अन्य पौधों के भागों तक पहुंचाता है। देखिए आप यहाँ फिगर में देखिए, ये जड़ों से लेकर इस तरीके से ऊपर तक जा रहा है। कौन है? जाइलम। जाइलम जो है वो पौधों की जड़ों से पानी लेता है और अन्य मिनरल्स लेता है, खनिज पदार्थों को लेकर पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। कौन? जाइलम, यानी जड़ों से ऊपर तक जाता है। बट जो फ्लोएम होता है वो पौधों के द्वारा यानी पत्तियों के द्वारा जो भोजन तैयार किया जाता है उनको जड़ों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। इसको ध्यान रखना, जाइलम जड़ से फुलक तक जाता है और फुलक से और जड़ों तक आने का काम करता है फ्लोएम। इसको ध्यान रखना। ठीक, चलिए 9वां प्रश्न है, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश डैश के द्वारा की गई थी। जीएसटी की सिफारिश आपको बताना है किस समिति के द्वारा की गई थी। राजा जे चलैया समिति, विजय केलकर टास्क फोर्स या जीएसटी परिषद या फिर मनमोहन सिंह आयोग। देखिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब विजय केलकर टास्क फोर्स है जिन्होंने जीएसटी की पूर्ण रूप से सिफारिश की थी। ठीक है, विजय केलकर समिति के द्वारा जीएसटी की सिफारिश की गई थी वर्ष 2002 में। यह कर वस्तु सेवा कर परिषद द्वारा निर्धारित किया जाता है और जिसके अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। अभी कौन है? निर्मला सीतारमण जो है अभी केंद्रीय वित्त मंत्री है। ठीक है, असम पहला स्टेट बना था जिसने जीएसटी को लागू किया था। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, जीएसटी कानून पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ और संशोधन हुआ था इसके लिए 101वां संविधान संशोधन वर्ष 2016 में। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखना। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को ही सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी याद रखना। फ्रांस दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां पर जीएसटी लाया गया था। ठीक, चलिए तो ये थी हमारी जो इंफॉर्मेशन है जीएसटी के बारे में। 10वां प्रश्न है, भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के जिस स्थान पर उतरा भारत सरकार ने उस स्थान को क्या नाम दिया है? आपके ऑप्शंस हैं भारत शक्ति, अंतरिक्ष शक्ति, दुर्गा शक्ति या फिर शिव शक्ति। देखिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। शिव शक्ति के नाम से अब उस स्थान को जाना जाएगा जहां पर भारत का जो विक्रम नाम का लैंडर है वो चंद्रमा की सतह पर उतरा है। देखिए हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की बधाई दी और साथ ही चंद्रयान 3 जिस स्थान पर उतरा उसका नामकरण भी किया शिव शक्ति के नाम से। अब उस स्थान को जाना जाएगा। ठीक है, आप एक चीज और याद रखिए, 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। ठीक है, और 23 अगस्त को वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया गया। ठीक है, LVM-3 रॉकेट के माध्यम से चंद्रयान 3 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था, ये भी याद रखिए आप। इसमें एक विक्रम नाम का लैंडर है और रोवर है प्रज्ञान, जिसका नाम है प्रज्ञान। ठीक है, इनको याद रखना आप। चलिए 11वां प्रश्न है, अनअपेक्षित ईमेल या जंक मेल को क्या कहते हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी जो ईमेल आईडी है वहां पर अनवांटेड ईमेल्स आ जाते हैं जिनको आप नहीं जानते हो। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? अनवांटेड ईमेल्स को क्या कहते हैं? बम, फैटबोट, स्पैम या वर्म। देखिए
इस प्रश्न का सही जवाब स्पैम है। आप कभी ईमेल आईडी टैग चेक करना, आप वहाँ पर कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो स्पैम के नाम से आते हैं, ठीक है? तो वो अनवांटेड मैसेज ही होते हैं, यानी ईमेल ऐसे होते हैं अनअपेक्षित, जिनकी आपको अपेक्षा नहीं है, या जंक मेल भी कह सकते हैं उनको, ठीक है? हालाँकि ये एडवर्टाइज़ के माध्यम से आते हैं, एडवर्टाइज़ करने के लिए आते हैं ये चीज़। स्पैम उस प्रकार के मेल को कहते हैं जो सामान्यतः थोक में भेजा जाता है और बिना माँगे बुलाए जाते हैं, ठीक है? इसमें प्रायः विज्ञापन होते हैं, एडवर्टाइज़मेंट वगैरह होता है इसमें, ठीक है? 12वां प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? कार्बोहाइड्रेट शरीर के किस रूप में संचित रहते हैं? स्टार्च के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, या ग्लाइकोजन के रूप में, या फिर सुक्रोज के रूप में? देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। अब ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ संचित रहते हैं? ये रहते हैं यकृत में, यानी लिवर के अंदर। लिवर में हाइड्रोजन शरीर में यकृत द्वारा संचित होता है और ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। जब मनुष्य उपवास की स्थिति में रहता है तो यहाँ संचित कार्बोहाइड्रेट शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। यानी जब कोई व्यक्ति फास्ट रखता है तो ऑलरेडी ये ग्लाइकोजन के रूप में जो लिवर के अंदर कार्बोहाइड्रेट जमा हो रखा है, वहीं से उसको एनर्जी मिलती है फिर, ठीक है? अगर कोई व्यक्ति भूखा रहता है लंबे समय तक तो। ओके, चलिए। 13वां प्रश्न है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? विकासवाद का सिद्धांत स्पेंसर ने दिया था क्या, डार्विन ने, वॉलेस ने, या फिर हेक्सले ने? देखिए, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, डार्विन ने दिया था विकासवाद का सिद्धांत। वर्ष 1869 में, वर्ष 1858-59 में इन्होंने क्रम विकास यानी विकासवाद के सिद्धांत की खोज की थी, और इस सिद्धांत ने उन मान्यताओं को खारिज किया था जिसमें कहा जाता था कि इंसान, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का निर्माण एक अलौकिक घटना है, जबकि ऐसा नहीं है। इन्होंने बताया कि बंदरों के क्रमिक विकास से इंसान का निर्माण हुआ है, यानी कि जो पूर्वज थे इंसानों के वो बंदर थे पहले, वहां से फिर धीरे धीरे के लाखों करोड़ों वर्षों में एक चेंजेस आता है, जेनेटिकली चेंजेस आते रहे, और आज का मानव जो है आधुनिक मानव बनकर तैयार हुआ, ठीक है? ऐसा चार्ल्स डार्विन ने कहा है विकासवाद के सिद्धांत। चलिए, 14वां प्रश्न है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है इनमें से? आपके ऑप्शंस हैं चांदी, कॉपर, लोहा, या एल्यूमिनियम। देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, चांदी सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला एक तत्व है, ठीक? देखिए, जिन पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता यानी कि विद्युत को प्रतिरोध करने की, रोकने की क्षमता कम होती है, वही सबसे अच्छे सुचालक होते हैं। सर्वाधिक विद्युत चालकता चांदी की होती है, और इसके बाद तांबा, एल्यूमिनियम और लोहे की विद्युत चालकता होती है, ठीक है? इसको भी आप याद रख सकते हो। 15वां प्रश्न है और हमारे प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न, एक मनुष्य के द्वारा भूमि पर लगाया गया दाब सबसे अधिक कब होता है? आपके ऑप्शंस हैं, जब वह नीचे भूमि पर लेटा हो, जब वह एक पैर की पदांगुली पर खड़ा होता है तब, जब वह दोनों पैरों को भूमि पर सपाट रखकर खड़ा होता है। उपयुक्त सभी समान दबाव उत्पन्न करते हैं। देखिए, चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, और हिंट ये है कि क्षेत्रफल कम होने से दाब अधिक लगता है। अब आप देख लीजिए कौन सा प्रश्न जो है ऑप्शन सही है। देखिए, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है कि भूमि पर सबसे ज़्यादा दबाव कब लगेगा अगर कोई मनुष्य कौन सी स्थिति में खड़ा है तो, जब वह एक पैर की पदांगुली पर खड़ा है। एक पैर की पदांगुली यानी जब वह पैर के एक उंगली पर खड़ा है तब पृथ्वी पर ज़्यादा दाब लगेगा। अभी हमने आपको बताया क्षेत्रफल कम होने से दाब अधिक लगता है। जब वह भूमि पर लेटा होगा तो क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, दाब कम लगेगा भूमि पर, ठीक है? दोनों पैरों पर खड़ा होगा तो दाब तब भी कम लगेगा इसकी अपेक्षा, ऑप्शन नंबर बी की अपेक्षा, ठीक है? तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। और आपने अक्सर देखा होगा कि चाकू की धार जितनी पैनी होती है वह सब्जी या फल को उतनी ही तेजी से या कम दाब के साथ काट देता है। क्यों? क्योंकि चाकू का जो आगे वाला हिस्सा होता है वो बहुत धारदार होता है, यानी बहुत पैना होता है। पैना होने का मतलब है वहाँ क्षेत्रफल कम होता है, और क्षेत्रफल कम होने से दाब कम लगाओगे तब भी फल कट जाता है ईजिली, ठीक है? और वही चाकू अगर मौथरा हो या धारदार ना हो तो वहां पर दाब ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल वहां पर ज्यादा हो जाता है। और एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको, आपने हथौड़ी से कील को अंदर दीवार में जाते हुए देखा होगा, ठीक है? ठोकते हुए देखा है, तो कील जितनी पतली होगी, कील की जो आगे का नुकीला हिस्सा है वो जितना नुकीला होगा वो उतनी ही जल्दी कम दाब लगने पर ही कील दीवार में धंस जाएगी, ठीक है? तो वही कंसेप्ट यहाँ पर लागू होता है कि जब व्यक्ति एक पैर की एक पदांगुली पर खड़ा होगा तो कम दाब जो अधिक दाब लगेगा पृथ्वी पर, ठीक है? जब एक मनुष्य अपने पैर की पदांगुली पर खड़ा होता है तो मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाए जाने वाले दबाव जो है सबसे अधिक होता है,
क्योंकि जब दाब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के बराबर होता है, अतः क्षेत्रफल कम होने पर दाब सर्वाधिक लगेगा। इसको ध्यान रखना, ठीक है। क्षेत्रफल कम, दाब अधिक लगता है। चलिए, ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 36। और अभी तक आपने जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, और पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, बट डिसलाइक करने से पहले आपको बताना होगा आखिर वीडियो में कमी कहाँ रही, ताकि हम आने वाली वीडियोस में उस कमी को पूरा कर सकें। ठीक है जी। चलिए, आपको इस लेक्चर की जो है प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से इजीली एक्सेस पा सकते हो टेलीग्राम का, और प्रत्येक टेस्ट की पीडीएफ वहां से बिल्कुल निःशुल्क पा सकते हो आप। ठीक है जी। तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।